हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपका फिर से स्वागत है पवन सर संस्कृत क्लास में अर्थात पीएसएस क्लास में। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास का हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न, 10वां क्लास के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिस्ट्री का चैप्टर का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण, चैप्टर 7। तो चलिए आप बिना देर किए हुए हम चलते हैं। इस सेशन में करेंगे हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे इस चैप्टर से। तो कहता है 10th हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर 7 सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह का पहला प्रश्न है। बिना देर किए हुए हम चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। कहता है विश्व आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ये 2019 के परीक्षा में पूछा गया है। विश्व आर्थिक संकट किस वर्ष शुरू हुआ था? विश्व आर्थिक संकट किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है 1914, ऑप्शन बी है 1922, ऑप्शन सी है 1929, ऑप्शन डी है 1927। तो इसका जवाब फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे ख्याल से इसका जवाब होगा सी 1929। 1929 सी द राइट आंसर मेरे ख्याल से। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। ये सी इसका सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना सन 1919 में हुई। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1919 में हुई। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना ऑप्शन बी सही जवाब है, 1919 में हुआ। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? सॉरी, थोड़ा गलती लिखा गया है। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? यह क्वेश्चन जो है 2018 2011 सब परीक्षा में पूछा गया है। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत तो ऑप्शन दिया है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो ऑप्शन दिया है ए 1990 के दशक में, बी 1970 के दशक में, सी 1960 के दशक में, डी 1980 के दशक में। तो इसका सही जवाब होगा मेरे ख्याल से ए इसका सही जवाब है। 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। 1990 के दशक में 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। ए इज द राइट आंसर। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? कहता है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ए सूती मार्ग, बी रेशम मार्ग, सी उत्तरा पथ, डी दक्षिणी पथ। इसका सही जवाब होगा रेशम मार्ग। रेशम मार्ग बी इज द राइट आंसर। बी इसका सही जवाब है। चलिए, अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टन से घंटा बजा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और देखिए, हम ठेठ भाषा में कहना चाहेंगे कि अगर यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों में फैलाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसमें होगा क्या? जब भी हम इसमें प्रश्न परीक्षा में मैट्रिक बोर्ड में बहुत बार ऐसा होता है कि प्रश्न पहले भी आ जाता है, वो सब प्रश्नों की चर्चा हम इसी चैनल पर करेंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके चैनल से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़िए। तो यदि अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। चौथा प्रश्न है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। बी इसका सही जवाब था। पांचवा प्रश्न आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? याद रखिएगा,
आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाक से। ऑप्शन ए है साम्यवादी शासन प्रणाली, बी है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी है फासीवाद नाजीवाद शासन, डी है पूंजीवादी शासन प्रणाली। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली आरंभ हुई? उसका सही जवाब होगा सी, फासीवाद नाजीवाद। फासीवाद नाजीवाद, सी इज द राइट आंसर। फासीवाद नाजीवाद। छठा प्रश्न है औद्योगिक युग में आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति थी। बी इज द राइट आंसर। बी सही जवाब है, इसका सही जवाब बी है। बी इज द राइट आंसर, औद्योगिक क्रांति। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति थी। सातवां प्रश्न है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? याद रखिए, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ए पूर्वी क्षेत्र, बी पश्चिमी क्षेत्र, सी उत्तरी क्षेत्र, डी दक्षिणी क्षेत्र। गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। बी सही जवाब है। बी सही जवाब है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ए 1945, बी 1947, सी 1944, डी 1952। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ए 1945, बी 1947, सी 1944, डी 1952। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ। सही जवाब सी है 1944। सी इज द राइट आंसर। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? ए अनुबंधित मजदूरों को, बी रोगियों को, सी छिपकली को, डी अंग्रेजों को। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है। इसका उत्तर होगा, सही जवाब ए होगा। गिरमिटिया अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है। गिरमिटिया मजदूर उसे कहते थे जिसे किसी एक विशेष अनुबंध के तहत उसे काम करने के लिए लगाया जाता था। एक तरह से गिरमिटिया मजदूर को बेगारी भी कह सकते हैं। तो गिरमिटिया अनुबंधित मजदूरों को एग्रीमेंट के तहत रखे गए लेबर को कहा जाता था, अनुबंधित मजदूर को कहा जाता था। ए सही जवाब है इसका। सही जवाब इसका ए है। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था? तो गिरमिटिया मजदूर अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था। ए सही जवाब है। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया। इसका सही जवाब होगा ए, अलेक्जेंड्रिया। पहले विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया सामने आया। पहले विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया उभर कर सामने आया। पहले विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया उभर कर आया। पहले विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया उभर के आया। 11वां प्रश्न है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ए सार्क, बी नाटो, सी ओपेक, डी यूरोपीय संघ। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इसका सही जवाब होगा डी, यूरोपीय संघ। डी इज द राइट आंसर, यूरोपीय संघ। इसका सही जवाब होगा डी, यूरोपीय संघ। चलिए 12वां प्रश्न की ओर चलते हैं हम।
11वां प्रश्न हुआ और 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में 18वीं शताब्दी से हुआ। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में 18वीं शताब्दी से हुआ। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में 18वीं शताब्दी से हुआ। सिकंदर कहाँ का निवासी था? 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 ए रोम, बी चीन, सी यूनान, डी मिस्र। सिकंदर कहाँ का निवासी था? ए रोम, बी चीन, सी यूनान, डी मिस्र। सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? ए रोम, बी चीन, सी यूनान, डी मिस्र। तो सिकंदर में मेरे ख्याल से यूनान का निवासी था। सिकंदर यूनान का निवासी था। सिकंदर यूनान का निवासी था। सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है। सही जवाब सी है। सिकंदर यूनान का निवासी था। सिकंदर यूनान का निवासी था। सी सही जवाब है। अच्छा, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? रेशम मार्ग चीन से आरंभ होता था। बी सही जवाब है। रेशम मार्ग चीन से आरंभ होता था। बी सही जवाब है। आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? इसका सही जवाब होगा सी। आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? इसका सही जवाब होगा सी, फ्रांस। इसका सही जवाब होगा सी, फ्रांस। उल्टा पुल्टा थोड़ा लिखा गया है। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहां से करता था? इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहां से करता था? इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से भारत से करता था। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से भारत से करता था। ये सही जवाब है। बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? ए ब्रिटेन, बी रूस, सी अमेरिका, डी जर्मनी। तो इसका सही जवाब होगा सी, अमेरिका। इसका सी सही जवाब होगा अमेरिका। इधर राइट आंसर। इसका सही जवाब अमेरिका होगा, सी। आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू अकाल आयरलैंड में हुआ था। आलू अकाल आयरलैंड में हुआ था। आयरलैंड, बी इसका सही जवाब है। आलू अकाल आयरलैंड में हुआ था। आयरलैंड में हुआ था। होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? होसे मेला का आयोजन त्रिनिदाद। होसे मेला का आयोजन त्रिनिदाद में किया जाता था। सी सही जवाब है। होसे मेला का आयोजन त्रिनिदाद में किया जाता था। इसका सी सही जवाब है। कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था? कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था? कौन लॉ ब्रिटेन में पारित किया गया था। कौन लॉ ब्रिटेन में पारित किया गया था। डी सही जवाब है। 21वां प्रश्न, नूडल्स किस मूल का था? नूडल्स किस मूल का था? नूडल्स किस मूल का था? नूडल्स चीनी मूल का था। नूडल्स चीनी मूल का था। नूडल्स चीनी मूल का था। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC की स्थापना किस वर्ष हुई? 1944, 1948, 1957, 1960। तो इसका सही जवाब होगा 1957। सी इज द राइट आंसर। 1957। 1957 सी सही जवाब है। ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था 1921 में समाप्त कर दी। ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था 1921 में समाप्त कर दी। इसका बी सही जवाब है। 24वां प्रश्न, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटावा सम्मेलन 1932 में हुआ था। ओटावा सम्मेलन 1932 में हुआ था। ओटावा सम्मेलन 1932 में हुआ था। ओटावा सम्मेलन 1932 में हुआ था।
ओटावा सम्मेलन 1932 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1945 में, सॉरी 1955 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1955 में की गई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1955 में की गई। डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, G8 की स्थापना कब हुई? G8 की स्थापना कब हुई? G8 की स्थापना 1975 में हुआ। 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 G8 की स्थापना 1975 में। सी सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं चित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं चित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं चित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं चित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं चित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? डी इसका सही जवाब है 1944। 1944। चलिए 28वां प्रश्न, यूरोपीय राष्ट्र ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा कब किया, किस वर्ष किया? यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा 1885 में किया। 1885 में किया। यूरोपीय 1885 में किया। बी इसका सही जवाब है। यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा 1885 में किया। यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा 1885 में किया। कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना हो गया था? इसका सही जवाब होगा बी 35%। इसका सही जवाब होगा बी 35%। इसका सही जवाब होगा बी 35%। 35%, बी इज द राइट आंसर। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? अंतरराष्ट्रीय विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? इसका ए है व्यापार, बी श्रम, सी पूंजी, डी उद्योग। तो इसका सही जवाब होगा उद्योग। इसका सही जवाब होगा उद्योग। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, उद्योग। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? तो उद्योग पर आधारित नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? तो ऑप्शन सी सही जवाब है, अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा, सी सही जवाब है। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? जॉन विलियमसन ने। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद जॉन विलियमसन ने किया। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद जॉन विलियमसन ने किया। जॉन विलियमसन, डी सही जवाब है। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद। औद्योगिक क्रांति के बाद। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। ए सही जवाब था उसका। भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? इसका सही जवाब होगा डी, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से ज्यादा गिरमिटिया श्रमिक को बाहर ले जाया गया। उत्तर प्रदेश। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। पास्ता सिसिली में किनके द्वारा ले जाया गया? पास्ता सिसिली में किसके द्वारा? पास्ता सिसिली में किसके द्वारा ले जाया गया? पास्ता सिसिली में किसके द्वारा ले जाया गया? पास्ता सिसिली में
अरबों के द्वारा ले जाया गया। पास्ता सिसिली में अरबों के द्वारा ले जाया गया। पास्ता सिसिली में अरबों के द्वारा ले जाया गया। पास्ता सिसिली में अरबों के द्वारा ले जाया गया। 36वां प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम चीन में भेजती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम चीन में भेजती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम चीन में भेजती थी। डी सही जवाब है, चीन। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम चीन में भेजती थी। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? अलेक्जेंड्रिया लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। अलेक्जेंड्रिया लाल सागर के मुहाने पर बसा था। बी सही जवाब है, अलेक्जेंड्रिया लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। अलेक्जेंड्रिया लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? किसानों पर, व्यापारियों पर, जमींदारों पर, नौकरी पेशा वाले लोगों पर। तो भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किसानों पर पड़ा। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किसानों पर पड़ा। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसानों पर पड़ा। ए इसका सही जवाब है, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किसानों पर पड़ा। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। सी इसका सही जवाब है। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? विश्व बाजार के स्वरूप का आधार वस्त्र उद्योग था। विश्व बाजार का स्वरूप का आधार वस्त्र उद्योग था। विश्व बाजार का स्वरूप का आधार वस्त्र उद्योग था। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार वस्त्र उद्योग था। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार वस्त्र उद्योग था। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाया गया? भारत में कैनाल कॉलोनी पंजाब में बनाया गया। भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाया गया? पंजाब में। भारत में कैनाल कॉलोनी पंजाब में बनाया गया। भारत में कैनाल कॉलोनी पंजाब में बनाया गया। भारत में कैनाल कॉलोनी पंजाब में बनाया गया। ए सही जवाब है। बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? बृहत उत्पादन की नीति हेनरी फोर्ड ने अपनाई। बृहत उत्पादन की नीति हेनरी फोर्ड ने अपनाई। हेनरी फोर्ड ने अपनाई। बृहत उत्पादन की नीति हेनरी फोर्ड ने अपनाई। क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहां से यूरोप ले गया? क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहां से यूरोप में ले गया? क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहां से यूरोप में ले गया? क्रिस्टोफर कोलंबस आलू अमेरिका से यूरोप में ले गया। क्रिस्टोफर कोलंबस आलू अमेरिका से यूरोप में ले गया। अमेरिका से। बी इसका सही जवाब है। किसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था? तो एफ डी रूजवेल्ट ने न्यू डील लागू किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति एफ डी रूजवेल्ट ने न्यू डील लागू किया था। सी इसका सही जवाब है। इसका सी सही जवाब है। एफ डी रूजवेल्ट ने न्यू डील लागू किया था। एफ डी रूजवेल्ट ने न्यू डील लागू किया था। एफ डी रूजवेल्ट ने। सी इसका सही जवाब है। एफ डी रूजवेल्ट ने न्यू डील लागू किया था। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ए एडम स्मिथ, बी कार्डलिफ, सी किन्स, डी हेरोल्ड लॉस्की। इसका सही जवाब होगा बी कार्डलिफ। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कार्डलिफ था। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक का लेखक कार्डलिफ था। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। बी सही जवाब है। अमेरिका में गुलाम कहां से लाए जाते थे? अमेरिका में गुलाम दक्षिण अफ्रीका से लाए जाते थे। अमेरिका में गुलाम दक्षिण अफ्रीका से लाए जाते थे। सी इसका सही जवाब है। अमेरिका में गुलाम कहां से लाए जाते थे? तो अमेरिका में गुलाम दक्षिण अफ्रीका से लाए जाते थे या अफ्रीका से लाए जाते थे।
अमेरिका के गुलाम अफ्रीका से लाए जाते थे। अच्छा, आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा कि लोग में बेरोजगारी बढ़ गया, लोग बेरोजगार हो गए, बेरोजगारी बढ़ी। आर्थिक महामंदी होने के बाद विश्व अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ा। इसका डी सही जवाब है, डी इज द राइट आंसर। कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का प्रतिबंधित कर दिया? कॉर्न लॉ के द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया? ए गेहूं का, बी चावल का, सी मक्का का, डी दलहन का। तो इसका सही जवाब होगा मक्का का। कॉर्न लॉ के द्वारा ब्रिटेन में मक्का का आयात प्रतिबंधित कर दिया, मक्का का आयात प्रतिबंधित कर दिया। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी? 1820 से 1914 के बीच में विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी? तो 25 से 40 गुना की वृद्धि हो चुका था, 25 से 40 गुना की वृद्धि हो चुका था। बी इज द राइट आंसर, 25 से 40 गुना का वृद्धि हो चुका था, 25 से 40 गुना का वृद्धि हो चुका था। 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना का वृद्धि हो चुका था। गिरमिटिया श्रमिक किन्हें कहा जाता था? गिरमिटिया श्रमिक किन्हें कहा जाता था? जिन्हें अनुबंध के अंतर्गत ले जाया गया, बी में है जिन्हें जबरदस्ती ले जाया गया, सी में है जिन्हें सिर्फ कृषि कार्य के लिए ले जाया गया, डी में जिन्हें सिर्फ खदानों में काम करने के लिए जाया गया। गिरमिटिया मजदूर उसे कहा गया जिन्हें अनुबंध के अंतर्गत ले जाया गया, एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया। तो इसका होगा ए सही जवाब, ए इज द राइट आंसर। गिरमिटिया श्रमिक किन्हें कहा जाता है? गिरमिटिया श्रमिक जिन्हें अनुबंध या एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया जाता है उसे कहा जाता है। ये सही जवाब था उसका। तो कुल मिला के हम लोगों ने देखा इस सेशन में 15 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हो चुका है। अब हम थोड़ा सा इसका सब्जेक्टिव प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। व्यापार और भूमंडलीकरण चैप्टर 7 का था वैश्वीकरण से क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? साधारण भाषा में वैश्वीकरण का अर्थ है अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? साधारण भाषा में कहें तो इसका मतलब हुआ अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व के अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित करना, सामंजस्य स्थापित करना। इसके अंतर्गत अनेक विदेशी उत्पाद अपना सामान कहता है। इसके अंतर्गत वैश्वीकरण के अंतर्गत अनेक विदेशी उत्पाद अपना सामान और सेवाएं बेच सकते हैं। इसी प्रकार हम अपने देश से निर्मित माल और सेवाएं दूसरे देश में बेच सकते हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहते हैं। भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? तो इस सेशन में हम लोग करेंगे 23 को लगभग अति लघुत्तरीय प्रश्न। दूसरा प्रश्न है भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। अभी तक यदि आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, टन से बेल आइकन दबाकर घंटा बजा दीजिएगा। बेल आइकन दबाकर टन से घंटा बजा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो आवा ना मैं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। समझ रहे हैं ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजन की प्रक्रिया है। भूमंडलीकरण क्या है? तो भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजन की प्रक्रिया है जो विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को भौतिक व मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकीकृत करने का सफल प्रयास करता है। उसे ही कहते हैं भूमंडलीकरण। आपको ऐसे ही बोलना है कि वह प्रक्रिया जिसमें
विश्व स्तर पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन का समायोजन हो तथा जिसमें विश्व के विभिन्न भागों के लोग भौतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर एक साथ एकीकृत होकर जुड़कर एक सफल प्रयास करता हो, उसे ही भूमंडलीकरण कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्र कंपनियों के योगदान को स्पष्ट करें। 19वीं शताब्दी के मध्य से जब पूंजीवाद कहता है 19वीं शताब्दी के मध्य से जब पूंजीवाद विश्वव्यापी व्यवस्था बन गया, भूमंडलीकरण का स्वरूप भी व्यापक होता गया। इस समय पूंजी का निर्यात अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की एक मुख्य विशेषता बन गई और व्यापार का परिमाण भी काफी बढ़ा। धीरे धीरे यह संपूर्ण विश्व के अर्थतंत्र का नियामक हो गया। इसके प्रभाव को कायम करने में विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार कंपनी कहता है मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संस्था तथा पूंजीवादी देशों के बड़ी बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां जिन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान था। मुक्त बाजार, मुक्त व्यापार, खुली प्रतिस्पर्धा, बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रसार, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का निजीकरण उक्त आर्थिक भूमंडलीकरण के मुख्य तत्व हैं। भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभावों को स्पष्ट करें। भूमंडलीकरण के प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं रहा। भूमंडलीकरण के कारण भारतीय लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा। भूमंडलीकरण के कारण भारतीय लोगों में रोजगार के कई नवीन अवसर को उपलब्ध कराया गया, जिसके कारण भारतीय लोगों के जीविकोपार्जन के क्षेत्र में काफी बदलाव आया। जैसे टूर एवं ट्रेवल एजेंसियां, यातायात की सुविधा, रेस्टोरेंट, रेस्ट हाउस, आवासीय होटल इत्यादि। सूचना एवं संचार के क्षेत्र में क्रांति आई, जिससे इस क्षेत्र में भी भारतीय लोगों को रोजगार के अवसर पैदा हुए। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? पांचवा प्रश्न, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? इसका जवाब होगा आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति है जब कृषि, उद्योग तथा व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए। आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति है जब कृषि, उद्योग तथा व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए। लाखों लोग बेरोजगारी की स्थिति में आ जाते हैं। बैंकों और कंपनियों का दिवालियापन तथा वस्तु और मुद्रा दाना का बाजार में कोई कीमत नहीं रह जाता है, तो उसको कहते हैं आर्थिक मंदी। औद्योगिक क्रांति क्या थी? साधारणतया औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न होकर मशीनों द्वारा कारखानों में होता है। वाष्प शक्ति से संचालित मशीनों द्वारा कारखानों में व्यापक पैमाने पर वस्तुओं का अधिशेष उत्पादन ही औद्योगिक क्रांति थी। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्थान पर हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार था, क्योंकि इसी आधार पर विश्व शांति स्थापित की जा सकती थी। औद्योगिक क्रांति ने किस तरह विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया? विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत करने में औद्योगिक क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कारखानों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार उपलब्ध कराने का काम विश्व बाजार ने किया। इस प्रक्रिया में उपनिवेशवाद ने महत्वपूर्ण योगदान किया। साथ ही व्यापार, पूंजी के प्रवाह और श्रमिकों के पलायन ने भी विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया। विश्व बाजार के लाभ हानि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। विश्व बाजार के लाभ, यह सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा करता है। इससे व्यापार और उद्योग को तीव्र गति मिली। बैंकिंग और बीमा व्यवसाय का उदय हुआ। उपनिवेशों में औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण हुआ, जैसे भारत में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन आया। शहरीकरण और जनसंख्या में वृद्धि हुई। हानियां, एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का युग आरंभ हुआ। विश्व व्यापार से कहता है विश्व बाजार से एशिया और अमेरिका में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का युग आरंभ हुआ। गरीबी, अकाल और भुखमरी बढ़ गई। उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ।
ये सब हानियां था विश्व बाजार का। गिरमिटिया मजदूरों पर एक टिप्पणी लिखे। गिरमिटिया मजदूर वैसे श्रमिक थे जिन्हें अनुबंध के अंतर्गत भारत से ले जाया गया था। इन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, पंजाब, हरियाणा से जमैका, फिजी, त्रिनादी, टोबैगो, मॉरिशस आदि देशों में ले जाया गया। इन्हें मुख्यतः नकदी फसलों के उत्पादन में लगाया जाता था। 1921 में ब्रिटिश सरकार ने यह व्यवस्था बंद कर दी। वृहद उत्पादन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? यह अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिए फटाक से, एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए ताकि हमें और प्रोत्साहन मिले। आपके एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, हमें और भी वीडियो बनाने का मन करता है। तो आप लोग फटाफट लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वृहत उत्पादन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? वृहत उत्पादन व्यवस्था का आरंभ हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग से किया। इससे उत्पादन बढ़ा, लागत और कीमत में कमी आई, मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ तथा उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ गई। साथ ही हायर परचेज की परंपरा भी आरंभ हुई। भारत पर आर्थिक महामंदी के क्या प्रभाव पड़े? भारत पर आर्थिक महामंदी पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े, जैसे कि आर्थिक महामंदी से भारत का आयात निर्यात व्यापार घटकर आधा हो गया। दूसरा, आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव भारत के किसानों को हुआ। तीसरा, आर्थिक महामंदी से शहरी वर्ग प्रभावित नहीं हुआ। चौथा, महामंदी के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार भारत से सोने का निर्यात करने लगी। और पांचवा, आर्थिक महामंदी के कारण ही महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन क्यों बुलाया गया? इसकी क्या उपलब्धियां थी? अथवा ब्रिटेन वुड्स समझौता की व्याख्या करें। युद्ध के बाद युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के सुझावों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर विचार विमर्श करने के लिए 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 2 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों का गठन किया गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक अथवा विश्व बैंक। 1950 के बाद विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर प्रकाश डालें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या पश्चात व्यापक तबाही के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक पुनर्निर्माण के प्रयास आरंभ किए गए। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कर एक साझा बाजार की व्यवस्था की गई। 1995 में विश्व व्यापार संगठन बनाया गया। विभिन्न देशों ने अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए G77, G8, आसियान, ओपेक, दाक्षेस और यूरोपीय संघ का गठन किया। बहुराष्ट्र कंपनी क्या है? कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्र कंपनी कहा जाता है। ये बहुराष्ट्र कंपनियां पूंजीवादी देशों की बड़ी बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां हैं। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय किन 3 प्रभावों पर आधारित है? अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय किन 3 प्रभावों पर आधारित है? अर्थशास्त्रियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय 3 प्रकार के प्रभावों पर आधारित है। पहला, ये प्रकार है व्यापार, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी। व्यापार, श्रम और पूंजी पर ही अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय निर्भर करता है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में स्थापित 2 वित्तीय संस्थाओं के नाम लिखें। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में स्थापित 2 वित्तीय संस्था थे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में स्थापित 2 वित्तीय संस्थाओं का नाम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक था। वर्तमान युग में कॉल सेंटर की क्या उपयोगिता है? वर्तमान समय में जगह जगह पर कॉल सेंटर स्थापित किए गए जिसमें बैठे बैठे किसी भी कंपनी के विषय में वांछित सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है। विश्व बाजार के स्वरूप को स्पष्ट करें। 19वीं शताब्दी से विश्व में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव हुए। ये बदलाव आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारणों से आए जिसका समस्त विश्व पर व्यापक प्रभाव पड़ा।
औद्योगिक क्रांति के द्वारा उत्पादन के बढ़ते आकार के कारण कच्चे माल तथा तैयार वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार की आवश्यकता हुई। इस विश्व बाजार के स्वरूप का आधार था कपड़ा उद्योग। औद्योगिक क्रांति के फैलाव के साथ साथ बाजार का स्वरूप भी विश्वव्यापी होता गया। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर टिप्पणी लिखें। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। इस व्यवस्था में मजदूरों को एक इकरारनामा जो बगान मालिक और मजदूरों के बीच होता था उसके तहत काम करना पड़ता था। उस इकरारनामा में मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे, सारे अधिकार मालिकों को प्राप्त था। रबर बगानों के खेतों एवं खानों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। काम पूरा नहीं होने पर मजदूरों को मालिक दंडित भी कर सकते थे। वस्तुतः इस व्यवस्था के अंतर्गत मजदूरों की स्थिति गुलामों के समान थी। भारत के सूती वस्त्र उद्योग में गिरावट के क्या कारण थे? भारत के सूती वस्त्र उद्योग में गिरावट के क्या कारण थे? 18वीं शताब्दी तक भारतीय सूती कपड़े की मांग सारे विश्व में थी, परंतु 19वीं शताब्दी के आते आते अनेक कारणों से इसमें गिरावट आती गई जो निम्नलिखित थे। पहला है, भारतीय सूती कपड़े के उद्योग की गिरावट का सबसे मुख्य कारण इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति थी, जिसके कारण अब उसने भारत से सूती कपड़े का आयात बंद कर दिया था। दूसरा है, औपनिवेशिक सरकार का भारतीय बाजारों में ब्रिटिश निर्मित सूती वस्त्रों की भरमार कर दी गई, जो भारतीय वस्त्रों के मुकाबले काफी सस्ते होते थे। तीसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी काफी कम कीमत में भारतीय कपास या रुई खरीदकर इंग्लैंड भेज देती थी, जिससे भारतीय निर्माताओं को अच्छा कपास मिलना मुश्किल हो गया। अब चौथा कारण है, इसके अलावा भारतीय सूती कपड़े का निर्यात पर काफी कर लगा दिए गए तथा ब्रिटेन निर्मित कपड़े का कीमत काफी कम कर या निःशुल्क भारत आने दिया गया। ब्रिटिश निर्मित कपड़े का था। इसके अलावा भारतीय सूती कपड़े के निर्यात पर काफी कर लगा दिए गए तथा ब्रिटिश निर्मित कपड़े का कीमत काफी कम कर या निःशुल्क भारत आने दिया गया। ब्रिटेन में कॉर्न लॉज समाप्त करने का क्या कारण था? इसके क्या परिणाम हुए? ब्रिटेन में कॉर्न लॉ द्वारा मक्का के आयात को प्रतिबंधित कर दिया गया। फलतः इंग्लैंड के कृषि उत्पादों को ऊंची कीमत पर बेचकर भूस्वामी लाभ कमाने लगे। दूसरी ओर अनाज की बड़ी कीमतों से उद्योगपति और शहरों में रहने वाले लोग त्रस्त हो गए। इन लोगों ने कॉर्न लॉ का जबरदस्त विरोध किया और इससे वापस लेने की मांग की। सरकार को बाध्य होकर कॉर्न लॉ समाप्त करना पड़ा तथा खाद्यान्न के आयात की अनुमति देनी पड़ी। 23वां प्रश्न, 17वीं शताब्दी के पूर्व होने वाले आदान प्रदान का एक उदाहरण एशिया से और एक अमेरिका से थे। विभिन्न देशों के साथ संपर्क का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि खाने पीने की वस्तुएं एक देश से दूसरे देश में जाने लगी। व्यापारी और यात्री अपने देश का सामान ले जाते थे और विदेशियों की विशिष्ट वस्तुओं को अपने यहाँ लाते थे। नूडल्स के विषय में विद्वानों का मानना है कि यह चीनी मूल का था और वहां से ही यह पश्चिमी जगत में पहुंचा है। क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका से आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर आदि अपने साथ यूरोप ले गया, जहां से वे एशिया आए। न्यू डील से आप क्या समझते हैं? आर्थिक मंदी के प्रभावों को समाप्त करने एवं उसे नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1932 में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसे न्यू डील का नाम दिया गया। इस नई नीति के अनुसार जन कल्याण की व्यापक योजना के अंतर्गत आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक राजनीतियों को नियमित करने का प्रयास किया गया। अमेरिका के उपनिवेशीकरण में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? अमेरिका के उपनिवेशीकरण में पुर्तगाल और स्पेन का महत्वपूर्ण योगदान था। चलिए अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, और अगले चैप्टर में इतिहास का 8वें चैप्टर के साथ अगले दिन नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक अभी तक आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए और टन से घंटा बजा करके बेल आइकन दबा के घंटा बजा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए सबसे पहले आपके पास जाए। तो आज के क्वेश्चन में आप लोगों के मतलब गिव अवे का प्रश्न आज नहीं दे रहे हैं, कल से देंगे, ये बताना चाह रहे थे। चलिए मिलते हैं कल, तब तक आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।